तो तीसरा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने बताया क्या करना है, इसको आपको मान लेना है, यहाँ पे p/q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि p/q बराबर 0.6 के ऊपर बार कर लो। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। उसके बाद ये बार जो संख्या, ये जितनी संख्या के ऊपर होगा उस उतने क्या करना है, अगर ये 1 के ऊपर है तो 10 से गुना करना है, 2 के ऊपर तो 100 से करते, 3 के ऊपर होगा तो 1000 से करते। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 के ऊपर है, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 1 में 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, जब हम समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो ये 10p/q हो जाएगा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, ये 0.666 है, इसका मतलब बार का मतलब, तो 6 इधर आ जाएगा और 6 आगे जा रहा है, उसको हमने बार बना दिया, बार लाइन लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे समीकरण में से पहले वाले को घटा देना है। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण में पहले को घटा देना है, तो दूसरा है 10p/q बराबर 6.6 के ऊपर बार। ठीक है, पहला है p/q बराबर 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, घटा देंगे, यहाँ से बार वाला जो दशमलव के बाद वाली संख्या है वो बराबर है, वो हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या, 6 में से 0 गए 6। ठीक है, और इधर 10p/q में से 1p/q जाएगा, यानी कि 9p/q ये आ जाएगा क्या, बराबर में। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो यानी कि p/q बराबर आया है 6। 9 इधर क्या था, गुना में है, इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो ये 3 से 2 बार में जाएगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है, यानी कि p/q बराबर 2/3 आया, यही इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं इन प्रश्नों को। अब इसका दूसरा वाला पार्ट है 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, 47 के ऊपर बार है, तो इसमें भी क्या करेंगे, माना p/q बराबर 0.47 के ऊपर बार, ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब इसमें क्या है, दो संख्या के ऊपर बार है, यानी कि समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, अब 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100p/q बराबर, ये हो जाएगा 4747 के ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि ये 0.4747 आ रहा है, जब 100 से गुना होगा तो ये दशमलव क्या है, 2 संख्या उधर चला जाएगा, तो ये 47 इधर आ जाएगा। ध्यान से समझना इसको, ये क्या है भाई, ये है 0.474747। ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है, और जब 100 से गुना होगा, ठीक है, या जिस संख्या के पास, जैसे देख लो मैं दिखाई देता हूँ, जैसे है आपका 0.1, इसको अगर मैं 10 से गुना करूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 से गुना करेंगे तो 0 का पहाड़ा जाएगा 0, फिर 0 का पहाड़ा 0, 1 का पहाड़ा जाएगा 1 बार में। ठीक है, 1 का पहाड़ा 0 बार में 0 बार में। ठीक है, क्या आया, 0 1 0। ठीक है, दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा, एक संख्या के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव क्या है, एक संख्या के बाद है, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। तो अब देखो, पहले ये दशमलव क्या था, 1 के इधर था, अब कहाँ चला गया, इधर चला गया, यानी कि 10 से गुना किया, अगर इसी को 100 से गुना करते तो एक संख्या और इधर चला जाता। ठीक है, तो उसी तरीके से 0.47 में जब 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव क्या है, 2 संख्या इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 2 जीरो है, 3 जीरो होगा, 3 संख्या उधर जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद क्या बचा हुआ है, मान लो ये 47 इधर चला गया, ये दशमलव क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये 47 तो इधर हो गया, बाकी तो 47 बचे हैं, तो इसीलिए बाकी को हम 47 लिख देते हैं। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 100p/q में से घटाएंगे p/q 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, ये दशमलव के बाद 47 इसमें भी है, इसमें भी एक कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 47 47 सिर्फ बचेगा। ठीक है, 47 में से 0 गया, 47 आ जाएगा, बराबर है 100p/q में से p/q माइनस होगा तो ये बचेगा 99p/q। ठीक है,
यहाँ से p बाई क्यू का मान निकालेंगे तो 99 क्या इधर गुना उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 47/99। तो p बाई क्यू बराबर हो गया आएगा 47/99। इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर रहे यहाँ पे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट दिया गया, उसमें है 0.001 इसके ऊपर बार है, ठीक है 0.001 के ऊपर बार, यानी कि 3 संख्या के ऊपर बार है। तो इसको भी सेम करना है वैसे, माना ठीक है p बाई क्यू बराबर 0.001 के ऊपर बार, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण कौन सा हो जाएगा, अब इसमें 3 संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 से गुना करेंगे। तो अब समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 p बाई क्यू, और ये जब 1000 से गुना होगा तो ये दशमलव क्या होगा 3 संख्या उधर चला जाएगा, यानी कि 0 1 इधर आ जाएंगे, तो ये 0 0 1 इधर आ जाएंगे दशमलव, फिर उसके आगे भी तो 0 0 अनंत ही है, 0 0 1 के ऊपर बार आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब दूसरे में से हम पहले को माइनस कर देंगे, यानी कि 1000 p बाई क्यू बराबर, अब ये 0.11 लिखूँ या फिर मैं इसको डायरेक्ट 1.001 के ऊपर बार लिखूँ, ठीक है, बराबर बात एक ही है। और पहला समीकरण है p बाई क्यू बराबर 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ से 1 में से 0 जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है, इधर बराबर 1000 में से 1 जाएगा तो यानी कि 999 p बटा क्यू आएगा। और p बटा क्यू क्या हो जाएगा, ये 999 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 1/999 हो जाएगा, ठीक है, p बाई क्यू का मान, यही इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है 0.9999 चलता जा रहा है को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच करिए। तो भाई ये 0.99 है, चलो इसको भी हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें माना p बटा क्यू बराबर 0.999 ऐसे चलता जा रहा है। ये आपका हो गया पहला समीकरण, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। उसके बाद ये क्या है 0.999 आ रहा है, यानी कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या बार बार आ रही है 9 आ रही है, यानी कि एक संख्या, यानी कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 10 से करेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 p बाई क्यू बराबर हो जाएगा 9.999 चलता जाएगा। ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में से घटाएंगे पहले समीकरण को, तो ये 10 p बाई क्यू बराबर है 9.999। पहला समीकरण है p बटा क्यू बराबर 0.999 अनंत, ठीक है, माइनस करेंगे तो दशमलव के उधर 999, इधर भी 999, मतलब दशमलव के उधर दोनों क्या है बराबर हैं, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 9 में से 0 गया, बच्चा 9 बराबर 10 p बटा क्यू में से 1 p बटा क्यू जाएगा, तो यानी कि बचेगा 9 p बटा क्यू, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब p बटा क्यू का मान हमें सिर्फ चाहिए, तो p बटा क्यू बराबर इधर है 9, इधर 9 गुने में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और ये क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि p बटा क्यू का मतलब क्या हुआ 1 हुआ। अब हमें आश्चर्यचकित इस बात की है कि 0.99 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, यही कह रहा है। अपने अच्छा कक्षा अध्यापक और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, तो हम आश्चर्यचकित हैं कि p बटा क्यू 1 ही आया। क्यों आया, कैसे आया, ये हमने देखा, और 0.99 का मान मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए।
कह रहा है कि 1/17 में हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं कितने अंकों का एक ग्रुप बनेगा जो बार बार आना शुरू होगा। उसको आप निकालने के लिए आप इसको भाग कर सकते हैं कि विभाजन कीजिए। तो जब मैंने इसको पूरा विभाज किया तो हमें कुछ इसका नंबर मिला है, किसका, 1 का भाग किया हमने 17 में, ठीक है। 17 से जब हमने 1 में 17 से भाग किया तो हमें जो जवाब मिला है हम उसको लिख देते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.888235294117647 बार में गया है। उसके बाद यही संख्या दोबारा से आना शुरू हो गई थी तो हमने इसी के ऊपर लगा दिया है बार, ठीक है। तो कह रहा है कितने अंकों की जो संख्याएं बनी जो बार बार आना शुरू हुई। तो हम इसको अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हमें मिली थी 16 अंक, ठीक है। तो 16 अंक की होगी, किसकी, 1/17 की, यही इसका जवाब हो जाएगा। सो दशमलव के प्रसार के अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, 16 अंक होगी, ठीक है। अधिकतम संख्या 16 अंक होगी, ये इसका जवाब है। आप इसको चाहो तो भाग कर सकते हो। छठा प्रश्न है P/Q के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कह रहा है कि परमीय संख्या का आपको कई सारे उदाहरण ले लें हैं, ठीक है, अनेक उदाहरण लेने हैं और P और Q क्या हो, उनके बीच में कोई भी चीज उभयनिष्ठ ना हो। उनका अगर गुणनखंड करें P और Q का तो उनके बीच में कोई भी संख्या क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो, मतलब अंश और हर में कोई संख्या काट ना सके, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये जिनका शांत और उनका अगर प्रसार किया जाए दशमलव, उनको भाग में ले जाया जाए तो उनका शांत दशमलव प्रसार हो। तो इसके लिए Q का कौन सा गुण होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। जैसे मैं अब समझा देता हूँ, जो ये कह रहा है कि अनेक उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 3/2, ठीक है। तो अगर ऊपर अंश और हर में ये संख्याएं क्या आपस में काटेंगी किसी को, नहीं, किसी से नहीं कट रही, मन का मतलब इनके बीच में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अगर मैं ले लेता 10/2, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, 2 से ये भी कट जाता है, 2 पंचे यानी कि 5/1 हो जाता है। तो ये क्या है, परमीय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। परमीय संख्या सबसे छोटी कट करने के बाद जो आती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये भी परमीय संख्या है पर इसका अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो हम इसकी जगह पे ये नहीं ले सकते हैं। तो जैसे 3/2 हो गया, ये नहीं कटेंगी। इसी तरीके से जैसे 5/2 हो गया, तो ये भी 5 से 2 के पहाड़ में किसी से भी नहीं कट रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 11/2 हो गया, 11/5 हो गया, ठीक है, 3/5 हो गया, ठीक है। तो ये हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। इसके उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। जिनका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए उसके लिए Q का कौन सा गुण होना चाहिए। तो हमने इसके बारे में बात की है पहले से। मैंने बताया है कि कोई भी संख्या P/Q में है, अगर Q का गुण कैसा है कि Q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, अगर वो 2 की घात m के रूप में आए या फिर 5 की घात n के रूप में आए या फिर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में आए, तब उसका प्रसार क्या होगा, प्रसार होगा, और नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी घात Q क्या है, 2 है, तो यानी कि 2 की घात n के रूप का है। यहाँ पे 2 ये भी वैसे ही 2 ये 5 की घात n के रूप का है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर होगा, और ले लो 11/10, ये भी ऊपर से नीचे कोई नहीं कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसके जो नीचे का Q है ये 2 गुना 5 है, यानी कि 2 की घात 1 5 की घात n 1 के रूप में है। तो ये सारी संख्याएं हो सकती हैं और इनको यही गुण होना चाहिए, ठीक है। ये गुण अगर है 2 की घात m के रूप में हो Q, या फिर 5 की घात n के रूप में हो, या 2 की घात m गुना 5 के रूप में हो, तब हमेशा उसका शांत प्रसार ही होगा। 7वां प्रश्न दिया गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है, यानी कि अपरमीय संख्या हो, जिनके दशमलव प्रसार अपरमीय संख्या हो।
तो हम इसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। आपका √2 भी होता है, √3 भी होता है, पाई भी होता है, पर हम दशमलव के रूप में लिख रहे हैं, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनुवर्ती है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 बोला है ना, तो मैं लिख देता हूँ 0.01, उसके बाद 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 1। ऐसी संख्याएं जो हैं इनका दशमलव प्रसार क्या है, ये क्या है, ये अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, अशांत को ही अनवसानी भी बोला जाता है। यहाँ पे अनवसानी कुछ नया शब्द नहीं है, ये जो आपका अनवसानी है, अनवसानी का मतलब अशांत ही होता है। ठीक है, तो अशांत के बारे में मैंने बात की थी, बताया था अशांत ही होता है। अनावर्ती, ये इसको अनावृत्त जो बताया था वही है, अनावृत्त। ये दोनों वर्ड सेम ही है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची होती है, जल को क्या कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, तोय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अनावर्ती अनावृत्त एक ही बात है, अनवसानी अशांत एक ही बात है। ठीक है, तो एक तो हमने ये दे दिया, और इसका उदाहरण दे देते हैं भाई। 3 देने हैं, तो 3 में आप बहुत सारे दे सकते हो, कोई नंबर ले लेते हैं भाई। 8 2 ले लिया, उसके बाद 8 को कर दो 2 बार, फिर 2 कर दो, 8 को फिर कर दो 3 बार, फिर 2 कर दो, और ये ऐसे चला जाएगा। तीसरा उदाहरण इसका दे देते हैं। मान लो दशमलव ले लिया, 2 3 ले लिया, फिर 2 को 2 बार कर दो, 3 कर दो, फिर 2 को 3 बार कर दो, फिर 3 कर दो, और ऐसे। तो इस तरीके से जितना भी पूछेगा हम उदाहरण बता सकते हैं। 8वां प्रश्न है, परमीय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी है इनके बीच में, तो हम इनको दशमलव के रूप में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5/7 को और 9/11 को हम भाग करके दशमलव में ला लेंगे। जब 5/7 को भाग किया जाता है तो 0.71428 आता है। ठीक है, ये आता है। और इसी तरीके से 9/7 को किया जाता है 0.81 आता है बार। ठीक है, बार लगा, यानी कि 8 1 8 1 बार बार रिपीट हो रहा है। अब इधर भी 7 1 4 2 8 5 ये बार बार आना शुरू हो जा रहा है। अब इन्हीं के बीच की आप कोई भी संख्या बता दो। ये क्या है, 0.71 है, तो हम 7 2 कर देते हैं, उसके बाद 3 कर देते हैं, फिर 7 2 के बाद 3 को कर देते हैं 2 बार, फिर 7 2 के बाद 3 को कर देते हैं 3 बार। ऐसे ही चलती चली जा रही थी, ये इसके एक बीच में हो गई। एक और कर देते हैं, ये क्या है 8 1, दशमलव के बाद 8 1 से छोटी होगी, इन्हीं के बीच में करना है, तो हम दूसरी कर देते हैं 7 8 1 कर देते हैं, और फिर 7 8 1 को 2 बार कर देते हैं, फिर 7 8 1 को 3 बार कर देते हैं। ये लो हो गई। इसी तरीके से 80 कर देते हैं। ठीक है, 8 0, ठीक है, उसके बाद 8 के बाद 2 0, फिर 8 के बाद 3 0, फिर 8 के बाद 4 0, ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 तो हमने लिख दिए। क्या बोल रहा था इसके बीच में, 3 अलग अलग इनके बीच में संख्याओं को लिख दिया। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया। तो ये 9वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। तो हमें इनमें इनको बताना है कौन सी परमीय है कौन सी अपरिमेय है। तो इसका हल में पहली संख्या दी गई है √23। तो √23 ये क्या है, 23 क्या अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगी। और जब अभाज्य संख्या अंतर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका हमेशा जो जवाब आएगा वो अपरिमेय आएगा। अगर उसको सॉल्व किया जाएगा तो दशमलव के बाद वो चलती ही चली जाएंगी और संख्या का पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको याद कर लेना। ठीक है, दूसरा है, दूसरे में दिया गया है रूट के अंदर 225। अब 225 को अगर हम हल करते हैं तो ये क्या है, 15 का 225 का वर्गमूल क्या करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, तो 15 क्या है, 15 तो परमीय संख्या है भाई। तो ये क्या है, परमीय संख्या। इसके बाद तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें दिया गया है 0.3796। अब यहाँ पे देखो, ये दशमलव के बाद पूरी पूरी संख्याएं क्या है, चली गई हैं, तो भाग चला गया है, यानी कि यहीं तक खत्म हो गया है। तो ये कैसी संख्या है, ये तो परमीय है। ये कैसी संख्या है, परमीय है। इसके बाद चौथा दिया गया है 7.478, फिर 478। ठीक है, यानी कि 478 बार बार आ रहा है इसमें। तो ये कैसी संख्या है भाई, अशांत है और क्या है, आवृत्ति है, तो ये भी परमीय संख्या होगी। अशांत आवृत्ति भी क्या होती है, परमीय संख्याएं ही होती हैं।
ये भी अशांत आवृत्ति है। उसके बाद पाँचवा है इसका, पाँचवें में दिया गया 1.1 के बाद 1 जीरो, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अब क्या होगा 4 जीरो, फिर अगली बार 5 जीरो, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये हमें पता है कौन सी संख्या है भाई, ये अशांत है और इसका क्या हो रहा है, अनावृत्ति हो रहा है, मतलब संख्याएं बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, बार बार वही नहीं आ रही, अलग अलग संख्याएं। पहले 1 जीरो आया था, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, ऐसे आ रहा है। तो ये कौन सी है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका 9 प्रश्न थे इस प्रश्नावली के अंदर। तो आपके सारे कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्नावली 1.3 बनी आपकी 2 वीडियो में, ठीक है। पहली वीडियो आप पहले देख चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताएं।